Hello and welcome students to our channel UGT Academics for English. My name is Labdhi Bhatia and today we are here to solve section D of Gala paper 3. ये सेक्शन आपका 12 मार्क्स का ही रहता है, लेकिन पूरे के पूरे 12 मार्क्स आप बहुत इजीली स्कोर कर सकते हैं. किस तरह से कि आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन सभी के सभी आपको ऑप्शन में आते हैं. पहले 4 मार्क्स आपको पैसेज और पोएट्री में रहते हैं, अनसीन होते हैं बट ईजी रहते हैं, तो वो आप 4 मार्क्स बहुत इजीली स्कोर कर सकते हैं अगर आपने ये वीडियोस देखी है और यही पैसेज बाय चांस आ जाते हैं या इससे सिमिलर आ जाते हैं. तो सेकंड क्वेश्चन जो आपका रहता है वो डायरी और डायलॉग में ऑप्शन रहता है, वो भी 4 मार्क्स का रहता है, वो भी आप बहुत इजीली स्कोर कर सकते हैं अगर आपको फॉर्मेट याद है तो. और थर्ड ऑप्शन सबसे ईजी होता है जो आपका रहता है नोटिस, पोस्टर और एडवर्टीजमेंट में 4 मार्क्स आपको डिज़ाइनिंग के मिलते हैं. सिर्फ और सिर्फ डिज़ाइनिंग और आपके एक्टिव या इनोवेटिव आइडियाज़ जो कि किसी भी पोस्टर और एडवर्टीजमेंट या फिर नोटिस में कितना इनोवेटिवली आप अपना सर्कुलर शेयर कर सकते हैं स्टूडेंट्स के साथ, ऑफिस एम्प्लॉयज़ के साथ, उसके ऊपर आपके टैलेंट के ऊपर, रीडिंग और राइटिंग के टैलेंट पे ही आपका पूरा सेक्शन डी जो है आप फुल मार्क्स ला सकते हैं. लेट्स सी कौन से क्वेश्चन हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस. ये जो पैसेज है आपका, ही वॉज अनआर्म्ड बट ही डिड नॉट हेजिटेट इन टेकिंग ऑन द टेररिस्ट हु ट्राइड टू बार्ज इनटू पार्लियामेंट हाउस ऑन द 13th of December 2001 इन द मॉर्निंग. जेपी यादव के ऊपर आपका ये पूरा पैसेज है कि जिस तरह से उन्हें खुद की लाइफ सैक्रिफाइस कर दी अपनी ड्यूटी निभाते हुए. पहले आपको पैसेज है या पोएट्री है, दोनों आपको रीड करनी है. आपको कौन सी ज़्यादा इजी लग रही है सॉल्व करने में, वो देख के आपको फिर अपना राइटिंग स्टार्ट करना है. और पहले रीड करना इसीलिए ज़रूरी है कि फिर आपको क्वेश्चंस ढूंढने नहीं पड़ेंगे. कुछ बच्चे सीधा क्वेश्चन पे जंप करते हैं तो फिर उनको इजीली आंसर नहीं मिलते और वो डबल टाइम कंज्यूम कर लेता है. उससे तो पहले आप रीडिंग कर लीजिए, इजीली रीडिंग भी हो जाएगा और फिर आंसर फाइंडिंग में टाइम जो है आपका काफ़ी ज़्यादा सेव होगा. आंसर फाइंडिंग में भी काफ़ी टाइम आपका सेव होगा. तो पहले आप रीड कर लीजिए, एक प्राइमरी मीनिंग आपको पता चल जाएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं, कौन से थीम पर है आपका पैसेज. ये पैसेज जो है आपका सैक्रिफाइस पे है, जो कि जेपी यादव ने इंडियन ड्यूटी निभाते हुए किया था. 13th December 2001 मॉर्निंग में पार्लियामेंट हाउस पे टेररिस्ट अटैक होने वाला था, उसको उनने बचाया था. यहाँ पर उसके लिए उन्होंने लिखा है अ मेजर कैटास्ट्रोफ से उन्हें बचाया था. वो मारे ज़रूर गए थे लेकिन उस दिन वो अटैक नहीं हुआ था. पूरा पैसेज जो है आपका उसी के ऊपर है, जिस तरह से उनने अटैक किया और किस तरह से इनने गेट्स बंद कर दिए, अलार्म करवा दिया, सबको पता चल गया और फिर फाइट करते करते खुद बिना यहाँ पर लिखा है अनआर्म्ड, अनआर्म्ड मतलब बिना हथियार के, सामने इतने सारे गनर्स थे, इतने सारे शूटर्स थे, उनके सामने उनने खुद को प्रेजेंट कर दिया जस्ट टू सेव पार्लियामेंट हाउस. Who was the main hero of the whole unfortunate ordeal? Unfortunate ordeal मतलब ये जो बदनसीबी का हादसा था, इसका मेन हीरो कौन था? जेपी यादव, अ फॉर्मर वॉच एंड वार्ड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हाउस. वॉच एंड वार्ड मेंबर की उनकी पोस्ट थी पार्लियामेंट हाउस में. वो वहाँ पे फॉर्मर मतलब गुजरे हुए, पहले के, वो वहाँ पर वो काम करते थे. वॉज द मेन हीरो ऑफ द अनफॉर्चुनेट ऑर्डियल. Why was his action exceptionally courageous? उनका जो एक्शन था वो इतना अलग और इतना courageous कैसे था? क्यों? क्योंकि he lost his life while preventing the parliament house from a major catastrophe and he being unarmed faced the terrorist holding sophisticated weapons. उनके पास sophisticated weapons थे और इनके पास कोई weapon नहीं थे, फिर भी इनने उनको बिना hesitation के face किया, without hesitation on 13th December 2001 and prevented the parliament house. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हाउ डिड ही लूज हिज लाइफ. तो उनको किस तरह से उन पर अटैक हुआ वो हम देखेंगे. वाइल डूइंग हिज ड्यूटी एज अ वॉच एंड वार्ड मेंबर ऑन 13th December प्रिवेंटिंग अ मेजर कैटास्ट्रोफ फ्रॉम द टेररिस्ट अटैक से उनने उनकी जान खो दी. गिव द नाउन फॉर्म ऑफ टू वर्ब. ये जो दो है, रिमेंबर, आई विल रिमेंबर एंड आई हैव एक्सेल समथिंग, तो ये जो दो वर्ड है ये आपके वर्ब्स हैं. हमको इनका नाउन फॉर्म्स लिखना है. नाउन फॉर्म हमेशा कोई ना कोई सफिक्स के ऊपर होता है. ये दोनों कॉमन सफिक्स पे आ रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, रिमेंबरेंस एंड एक्सीलेंस. आई होप आप साथ साथ में लिख रहे हैं क्योंकि राइटिंग सब्जेक्ट है और आपको फिर बाद में मार्क करके आंसर्स लिखने की आदत हो जाएगी. उसमें आपका सारा टाइम जो है वो कम पड़ेगा आपको. नेक्स्ट आपको पैसेज के ऑप्शन में पोएम आती है. ये पोएम है फॉर ओ से द चिल्ड्रन वी आर वेरी एंड वी कैन नॉट रन और लीप इफ वी केयर्ड फॉर एनी मीडोज इट वर मेयरली टू ड्राउन डाउन इन देम एंड
स्लीप। जो बच्चे हैं जो बाल मजदूरी करवाते हैं बच्चों से, छोटे बच्चों से, तो उसके बिहाफ पे, बच्चों के बिहाफ पे पोएट ने एक बहुत ब्यूटीफुल पोएम लिखी है, किस तरह से बच्चे जो फैक्ट्रीज़ में, मिल में, ट्रेन की पटरियों पर काम करते हैं थोड़े बहुत पैसे कमाने के लिए उनके पेरेंट्स के लिए, उनका बचपन कैसे गुजरता है, तो वो बच्चे क्या सोचते होंगे, उसके लिए वो बोल रहे हैं फॉर ओ से द चिल्ड्रन। बच्चे ऐसा कह रहे हैं फॉर ओ वी आर वेरी, वेरी का मतलब टायर्ड, हम थक गए हैं, एंड वी कैन नॉट रन और लीप, हम जंप नहीं कर सकते, भाग नहीं सकते, हम काम के बाद इतने थक गए हैं कि अगर हम मीडोज़ मतलब गार्डनी, ग्रासी एरिया के बारे में सोचते भी हैं तो मेरली बस वो यही होता है कि हम वहाँ पर गिर के और आराम कर लें। क्यों? क्योंकि हमारे पास ढंग का घर भी नहीं है। Our knees tremble sorely in the stooping, we fall upon our faces trying to go, and underneath our heavy eyelids, drooping the reddest flower would look as pale as snow. स्नो की तरह फ्रॉस्टी, पेल, डल, बिल्कुल हमारा जो विंटर फेस होता है वैसा हमारा फेस बन जाता है। हम इतने ज़्यादा थक जाते हैं, नीज ट्रेम्बल करने लगती हैं, खड़े भी नहीं हो पाता है। इस तरह से हमारा पूरा दिन थकान वाला होता है। For all day we drag our burden, tiring through the cold dark underground, or all day we drive the wheels or iron in the factories round and round. किस तरह वो पूरा दिन काम करते हैं। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ने ये पोएम लिखी है। एंड योर क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय द फ्रेज रेडेस्ट फ्लावर। यहाँ पर रेडेस्ट फ्लावर किसको बोल रहे हैं? द रेडेस्ट फ्लावर वुड लुक एज पेल, रेडेस्ट फ्लावर उनके फेस को बोल रहे हैं, उनकी टायर्ड आइज को बोल रहे हैं। द टायर्ड एंड स्लीपलेस आइज ऑफ द चिल्ड्रन आर रेफर्ड टू एज रेडेस्ट फ्लावर। द चिल्ड्रन हु क्राई इन पेन वर्क एंडलेसली इन देयर यंग एज हैव बिकम पेल। पेल का मतलब होता है डल। जो बच्चे इतना ज़्यादा काम करते हैं अपनी यंग एज में, जब उनको फ्लावर की तरह ब्लॉसम करना होता है, उस टाइम पे वो काम कर रहे होते हैं। हाउ इज़ द मूड ऑफ द चिल्ड्रन इन द पोएम। बच्चों का क्या मूड है? वो थक गए हैं, बोर्ड हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, और वो नहीं चाहते ये काम करना, लेकिन उनको करना पड़ रहा है। द मूड ऑफ द चिल्ड्रन इन द पोएम इज़ टायर्ड एंड फ्रस्ट्रेटेड। अब आप सिर्फ इतना लिख देंगे तो आपको हाफ मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। आपको बताना है कि क्यों ऐसा है और वो क्या काम कर रहे हैं। टायर्ड एंड फ्रस्ट्रेटेड विथ वर्क, the poet says for the children that they have become weary and could not run or leap in their youthful spring like other children. नॉर्मल बच्चों की तरह वो अपना बचपन भी ढंग से एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज why cannot the children run or leap? बच्चे क्यों नहीं खेल कूद पा रहे? Because they have work. They are stuck in the heavy tiring work in factories driving the wheels or irons. Wheels और irons फैक्ट्री में काम करते करते वो इतने ज़्यादा थक गए हैं और उनका पूरा टाइम वहीं निकल जाता है। फिर सिर्फ थकान उतारने के लिए वो आराम करते हैं, इसलिए वो खेल नहीं पाते। हाउ डज़ दी वर्क अफेक्ट दी चिल्ड्रन? और वर्क की वजह से बच्चे कैसे अफेक्ट हो रहे हैं कि वो मीडोज़ में जा भी रहे हैं तो सिर्फ सोने के लिए जा रहे हैं और वो खेल नहीं पा रहे और वो अपना बचपन एंजॉय नहीं कर पा रहे। द वर्क अफेक्ट्स द चिल्ड्रन इन देयर यूथ या फिर इन देयर चाइल्डहुड that they cannot entertain themselves like free birds. They cannot run or leap. The work makes them weary and dull as a child. और काम की वजह से बच्चे होने के बावजूद वो काफ़ी ज़्यादा डल दिख रहे हैं, प्लीजेंट बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पे आपको इजी 4 मार्क्स मिल जाते हैं। आप पैसेज चूज़ कीजिए या फिर पोइट्री चूज़ कीजिए। नेक्स्ट आपको ऑप्शन मिलता है डायरी और डायलॉग में। आपको दोनों के हेडिंग्स रीड करने हैं। आपको जो ज़्यादा इजी लगता है उसके फॉर्मेट के हिसाब से आपको लिख लेने हैं। डायरी आपकी 4 मार्क्स की रहती है, उसमें आपके 1 मार्क्स फॉर्मेट के रहते हैं, 3 मार्क्स आपकी राइटिंग के रहते हैं। उसमें आपको आई हैव डन दिस, देन दिस हैपेंड टू मी, आई वॉज सो हैप्पी, आई वॉज सो सैड, इस तरह से आई मी लगा कर ही आपको पूरी डायरी नहीं लिखनी है। आपको थोड़ा बहुत इनफॉर्मल और पर्सनल, थोड़ा बहुत आपको बेटर इंग्लिश में लिखना है। उसके बाद उसके ऑप्शन में आता है डायलॉग, जिसमें आप जितने कैरेक्टर्स रख रहे हैं 4 मार्क्स के हिसाब से उन इंडिविजुअल कैरेक्टर्स के 4 डायलॉग्स होने चाहिए। मेरे डायरी और डायलॉग पढ़ के आप इंस्पायर हो सकते हैं और फिर खुद का कुछ बना सकते हैं। यू रिसेंटली विजिटेड एन ओल्ड एज होम। यू रिसेंटली विजिटेड आपको ये नहीं बोला है कि आप स्कूल से गए थे, पेरेंट्स के साथ गए थे, फ्रेंड्स के साथ गए थे या कजिन्स। आप कुछ भी लिख सकते हैं। प्रिपेयर अ डायरी एंट्री ऑन द सेम। कब गए थे वो भी नहीं लिखा है, किसके साथ गए थे, अकेले गए थे वो भी नहीं लिखा है, क्या ले गए थे या उनने आपको बुलाया था, आपको कुछ भी बताया नहीं। आप अपने मन से कोई भी स्टोरी फ्रेम कर सकते हैं, या फिर सच में आप कभी गए हैं तो आप वही किस्सा यहाँ पे लिख सकते हैं। March 2 आप आपकी बोर्ड की डेट्स भी लिख सकते हैं, उसी दिन का आप लिख सकते हैं ताकि डे में कोई गड़बड़ ना हो। बाजू में वेडनेसडे, थर्सडे जो भी दिन आ रहा है आपको वो लिखना रहेगा। 9:30 PM डायरी मोस्टली रात की रहती है। देन यू हैव टू स्टार्ट डियर डायरी, I with my entire batch of standard 10th was taken to the city old age home last Monday
We were informed to bring food supplements और thoughtful gift articles for the aging people residing over there. हमको बोला गया था स्कूल से, हम स्कूल से गए थे, स्टैंडर्ड 10 के साथ गए थे, पूरी मेरी बैच के साथ, मेरे फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स लेके गए थे और हमको बोला था कि हमको घर से ओल्ड एज पीपल के लिए कुछ थॉटफुल खाना या फिर उनके लिए कुछ गिफ्ट आर्टिकल्स लेके जाने हैं. It was around 10 a.m. that we reached the place, and the next 3 hours of complete joy and positive energy were experienced by all of us. हम कुछ सुबह 10 AM के आसपास वहाँ पर पहुँचे और उसके बाद कुछ घंटे ऐसे थे, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, कुछ ऐसे टाइम बिताया हमने उनके साथ कि हम फिर सब भूल गए और बस उन्हीं के साथ हम काफ़ी ज़्यादा खुश थे. I personally bought 2 सारेगामा कारवां to gift them as there were 2 main buildings where they lived. अब यहाँ पर एक मेन पर्सनल चीज़ जैसे कि मैंने बताई आपको वो आई है. अब हमने बता दिया कि हम फ्रेंड्स के साथ गए थे या स्कूलमेट्स के साथ गए थे, तो अब आपको हर बार वी यूज़ नहीं करना है. या आपकी डायरी एंट्री है तो आपको खुद के बारे में भी कुछ कुछ लिखना है कि आपने किस तरह से, सबने किया ही होगा एंजॉय, लेकिन फिर आपने पर्सनली क्या बेटर किया, सबसे अलग क्या किया. तो यहाँ पर जो राइटर है, जैसे मैंने अगर ये डायरी एंट्री लिखी है तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर इनने 2 सारेगामा कारवां लिए ताकि ओल्ड एज पीपल जो है वो रेडियो पे अपने अच्छे गाने सुन सके. और वहाँ पे 2 सेपरेट बिल्डिंग्स थी, तो एक बिल्डिंग के लोगों के लिए एक कारवां उनने लिया था अपने पैसे सेव करके, उनने वो दिए, जिसकी वजह से वो सब बहुत खुश हो गए. All of the respected citizens were overwhelmed with my gift. They listened to their favorite songs and narrated their memorable stories of their young age. मेरी गिफ्ट से उनको बहुत अच्छा भी फील हुआ और वो गिफ्ट से उनको अपने कोई किस्से याद आ गए जो फिर वो मुझे बताने लग गए. The place and the people reflected the value of wisdom, the lessons of life and the pain of being isolated by the फैमिली. आइसोलेटेड मतलब ओल्ड एज होम्स में वो लोग रहते हैं जिनकी फैमिली या तो है नहीं या तो उनकी फैमिली ने उनको निकाल दिया है, तो उनका वो आइसोलेशन का जो पेन होता है वो उनने हमसे शेयर किया या उनके फेसेस में हमको कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन में दिखाई दे गया. तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा पेनफुल लेसन की तरह पता चली. वी स्टेड देयर टिल लंच टाइम जस्ट फॉर अ फ्यू आवर्स ऑफ अ नॉर्मल डे. उनके एक नॉर्मल डे में हमने उनका थोड़ा बहुत साथ दे दिया, जिसकी वजह से उनके फेसेस पे इतनी खुशी देखने मिली. बट देयर आईज वर वाटरी व्हेन दे वर स्टैंडिंग एट द गेट टू सी अस ऑफ. लेकिन जब वो हमें बाय बोलने के लिए खड़ी थी गेट पर, तब उनकी आंखों में कुछ नमी सी दिखाई दे रही थी. क्यों? क्योंकि उनके साथ इतना अच्छा बर्ताव उनकी फैमिली ने भी नहीं किया होता है जितना कि ऐसे स्कूल के बच्चे या फिर विजिटर्स उनके साथ करते हैं. द डे हैज़ गिवन मी वन ऑफ द मोस्ट काइंड मोमेंट्स आई हैव लिव्ड. उनके वहाँ जाकर उनको काइंड, लव्ड, काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हुआ. विथ लव एंड पेशेंस ABC. अब लास्ट में आपको ज़रूरी नहीं है हमेशा आपको अपना नाम या फिर क्वेश्चन में दिया है तो आपको वही लिखना है, लेकिन ज़रूरी नहीं है आप हमेशा विथ लव लिखें. यहाँ पर आप पेशेंट, आपको काफ़ी ज़्यादा काइंड फील हुआ है, पोलाइट फील हुआ है या फिर आपको पीसफुल फील हुआ है. अब अपने इमोशंस भी यहाँ पर लिख सकते हैं, या आपकी डायरी है आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, बट इट मस्ट बी इनफॉर्मल एंड अ लिटिल बिट बेटर. Okay, next question is you visited a bank to inquire about the procedure to open a savings account. Write a dialogue between you and the manager regarding the inquiry you made there. आप बैंक में एक अकाउंट खुलवाने गए थी, सेविंग्स अकाउंट, तो आपको मैनेजर और आपके बीच की बातें लिखनी है. मैनेजर आपको ग्रीट करके पूछ रहे हैं एंड देन यू विल से कि आपको बैंक अकाउंट खुलवाना है. देन मैनेजर जो है आपको वेलकम करके बताएंगे कि प्रोसीजर क्या है, आपको क्या डॉक्यूमेंट्स लाने रहेंगे और उसके बाद आपका अकाउंट खुलने में कितना टाइम लगता है. क्लाइंट विल टेल यू हाउ बेटर ही फाउंड इट एंड ही विल आस्क फॉर द डिटेल्स एंड देन द मैनेजर विल गिव इट टू हिम. आवर एग्जीक्यूटिव विल ब्रिंग यू द एप्लीकेशन एंड गाइड यू विद द प्रोसीजर. आई विल कॉल द एग्जीक्यूटिव टू हेल्प यू नाउ. और फिर वो अपने किसी एग्जीक्यूटिव को बुलाएंगे, आपको जो भी आपकी नॉर्मल बातें होती हैं वो यहाँ पर बतानी रहती है. ऑल राइट, कैन यू प्लीज़ टेल मी अबाउट द डिपॉजिट स्कीम्स अवेलेबल. अब क्योंकि क्लाइंट को अच्छा लग रहा है, उनकी बातचीत से, तो वो सोचेंगे कि इसी बैंक में क्यों ना मैं मेरे बाकी के स्कीम्स भी अवेल करवा दूँ, फैसिलिटीज़ जो है वो अवेल करवा दूँ. Sure sir, there are 3 various deposit schemes we offer. Once you activate your account, our executive will help you start your net banking, which is very smooth to operate by the users. Users के लिए काफ़ी ज़्यादा स्मूथ रहती है, तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा. And then the client leaves the bank. इसके लिए आपको 4 मार्क्स बहुत easily मिल सकते हैं. अब यहाँ पे आपको बोला है शोरूम ऑफ टाइटन वॉचेस. योर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट, जहाँ पे आपको पोस्टर, एडवर्टीजमेंट और नोटिस तीनों में आपको ऑप्शन मिलेगा. Showroom of Titan watches is providing exclusive 40% of discount on selected
वॉचेस। उसके ऊपर आपको बनानी है एक एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट है बॉक्स। आपको एक बॉक्स बनाना है, उसके बाद यहाँ पर वॉच का एक फ़ोटो बनाना है। आप ऐसे बना सकते हैं यहाँ पर, फाइन। देन यू मे राइट यहाँ पर कुछ बड़ा सा सेल, और यहाँ पे फिर आप डिटेलिंग्स लिख सकते हैं। यहाँ पे कौन सी ब्रांच है, यहाँ पे आप ब्रांच का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर लिख सकते हैं, डिटेल्स लिख सकते हैं। एडवर्टीजमेंट के लिए आप फैंसी गिफ्ट्स बना सकते हैं यहाँ पर ड्राइंग के लिए। ओके, तो इस तरह से आप आपके एडवर्टीजमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव कर सकते हैं। नेक्स्ट यू हैव ऑप्शन, यू आर शैलजा और शिखर। अब आपको जब ऑप्शन दे देते हैं नाम का, तब आपको वही लिखना रहता है, शैलजा और शिखर द स्पोर्ट्स कैप्टन ऑफ रोटरी पब्लिक स्कूल। आपको स्कूल का नाम भी दिया हुआ है और आपको आपका नाम भी दिया हुआ है। अगर इफ़ यू आर अ गर्ल यू हैव टू राइट शैलजा, इफ़ यू आर अ बॉय यू हैव टू राइट शिखर, एंड यू आर दी स्पोर्ट्स कैप्टन। तो यहाँ पे हेड बॉय नहीं आएगा, स्पोर्ट्स कैप्टन आएगा आपके फॉर्मेट में। आपको डेट भी रखनी है क्योंकि समर वेकेशन के लिए बोल रहे हैं। मेंबर्स ऑफ द स्कूल क्रिकेट टीम के लिए ही आपको लिखना है अबाउट अ स्पेशल कोचिंग कैंप दैट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन स्कूल प्रीमाइसेस ड्यूरिंग द समर वेकेशन। आपका फॉर्मेट रहता है पहले स्कूल का नाम, देन अ कैपिटल नोटिस, फिर आपको एक लाइन लीव करनी है और लेफ्ट हैंड साइड पे डेट लिखनी है, फिर एक लाइन लीव करनी है, आपको टाइटल देना है, फिर एक लाइन लीव करनी है और आपको आपका बॉडी स्टार्ट करके लास्ट में डेजिग्नेशन देना है एक लाइन लीव करके। लेट्स रीड। Our talented school cricket team under 12, under 14 and under 16 is hereby informed that the school is organizing a special training program for the enhancement or improvement of the team's cricket practice. This year the school has arranged this summer coaching for students to train by the city's best instructor. The camp will be termed from 12 April to 12 May 2025. डेट आपको बता देनी है, टाइम आपको बता देना है। स्कूल प्रेमाइसिस में ही होने वाला है तो आपको कोई ग्राउंड नहीं लिखना है। इन द स्कूल प्रेमाइसिस स्टूडेंट्स have to reach the ground with their respective kit at sharp 6:30 AM every day to practice till 9:45 AM. The team have to collect the consent from your sports guru and submit the same with your parents' signature and contact by 20th March. आपको थोड़ा टाइम लिमिट देना है अगर आप फॉर्म की बात कर रहे हैं तो कि उस टाइम तक आपको स्टूडेंट्स को बोलना है कि स्टाफ रूम से कलेक्ट करके वो फॉर्म फिल कर दी। लास्ट में आप लिखेंगे स्पोर्ट्स कैप्टन शैलजा या शिखर, जो भी नाम आपको देना है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, इफ़ यू ऑप्ट अ पोस्टर, डिज़ाइन अ पोस्टर फॉर योर स्कूल लाइब्रेरी ऑन द वैल्यू ऑफ बुक्स एंड गुड रीडिंग हैबिट्स। अगेन इसके लिए बॉक्स जो है आपका कंपलसरी हो जाता है। यहाँ पे स्कूल लाइब्रेरी का नाम लिखेंगे आप, यहाँ पे बुक्स बना देंगे, यहाँ भी कुछ बुक्स बना देंगे, कुछ फेमस बुक्स के नाम आप इस तरफ लिख सकते हैं। यहाँ पे आप नॉर्मल बुक्स बना सकते हैं और एक एक बुक से आप उसके बेटर हैबिट्स या फिर बेनिफिट्स, आप जो भी बुक्स रीडिंग से मिलती है या स्कूल लाइब्रेरी में क्या क्या फैसिलिटीज़ है वो आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे लास्ट में आप लाइब्रेरियन का नंबर लिखना चाहें तो कोई भी फेक नंबर बना के लिख सकते हैं। दिस विल बी योर फॉर्मेट फॉर अ बेटर पोस्टर एंड यू मे डिज़ाइन इट like anything you want, but it must be very nice. You have to take these marks for your talent only. आपको ये सारे मार्क्स आपके टैलेंट के बेस पे ही मिलने वाले हैं। 12 मार्क्स बहुत इजीली स्कोर हो जाएंगे। एंड वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।